सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भाई, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप अच्छे हैं और ऐसे ही खुश रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कल हम अपने चैप्टर पाचन एवं अवशोषण के बारे में बात कर रहे थे और कल हमने उसके नोट्स लिखना प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था। और उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए आपका हर एक दिन बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपकी जो ये बायोलॉजी की क्लास है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी, क्योंकि अब हम धीरे धीरे अपने जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं जो पाचन तंत्र में भाग लेते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो कल जैसा कि हमने कुछ बात की थी भाई कि पोषण क्या है, भोजन क्या है, पोषक तत्व क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात थी। कल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं कि देखो पोषण क्या होता है कि जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं और उस भोजन से बनती है ऊर्जा, और उस ऊर्जा का उपयोग या तो हम शरीर की वृद्धि या और अन्य कार्यों के लिए ले लेते हैं ना, तो इस पूरी प्रोसेस को हम पोषण के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर थी कल। उसके बाद हमने देखा कि भाई आखिर ये भोजन क्या चीज़ है, तो मैंने आपको बताया कि आप जब अपने शरीर के अंदर, मतलब जब आप किसी भी पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जो भी पदार्थ ग्रहण करते हैं, आप उसी को क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। बहुत सिंपल था। फिर मैंने कहा कि भाई व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात थी पोषक तत्व की कि आपके फूड में जो भी केमिकल सब्सटेंस है, जो भी रासायनिक पदार्थ है, वो सब न्यूट्रिएंट्स है, वो सब पोषक तत्व है ना। फिर हमने पोषक तत्व को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भागों में बांट दिया बोलो? एक तो बांट दिया बृहत पोषक तत्व और एक बांट दिया सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, बृहत जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसकी मात्रा ज्यादा होगी, सूक्ष्म जिसकी मात्रा कम होगी। तो आप सिंपली ऐसे याद कर रखिए कि हमारे भोजन में जो मुख्य पदार्थ होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि होते हैं। इनमें से तीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके लिए ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं, शरीर के कार्य के लिए ऊर्जा। हर कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए भाई, हम जो भी कार्य करते हैं उस सब के लिए ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा कैसे बनती है, ये सारी चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी 11वीं क्लास में। ठीक है, और रही बात विटामिन, खनिज लवण और जल की, तो ये क्या करते हैं? इनके लिए ये ऊर्जा तो हमें नहीं देते, लेकिन इनकी उपस्थिति बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यदि इनमें कमी हो गई ना, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं। डिजीज बोलते हैं रोग को। किसको बोलते हैं भाई? रोग को। रोग बीमारी भाई, तो बीमारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? डिजीज बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे अपने मानव पाचन तंत्र के बारे। ठीक है भाई, चलिए तो मैं यहां हेडिंग लगा लीजिए आप सभी, मानव पाचन तंत्र। क्या हेडिंग लगा लेंगे आप? मानव पाचन तंत्र। अब पहले मेरी एक बात को आप सुनिए, ये शब्द दिख रहा है आपको, एक तंत्र। मैंने कहा ये 11वीं क्लास है, आपकी बेसिक क्लास है, और अभी जो नए नए शब्द आपके सामने आएंगे उन सभी शब्दों को हम अपने एक्स्ट्रा रूप से क्लियर करते जाएंगे। देखिए ये शब्द दिख रहा है आपको, तंत्र। आखिर ये तंत्र है क्या चीज? तंत्र क्या चीज है? तो तंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। अब ये क्या चीज है, सबसे पहले मैं आपको एक बार इसके बारे में बता देता हूं, नहीं फिर हम टॉपिक पे आएंगे, लेकिन अभी हमारे लिए शब्द नया आ गया ना, तंत्र। अभी कुछ दिन तो जो जो नए शब्द आएंगे हम उनको करते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी आप इनके बारे में नहीं जानते, तो हमें तो हर एक चीज का जानना जरूरी है भाई। ठीक है, तो तंत्र की मैं बात करूं कि आखिर ये तंत्र क्या चीज है, तो तंत्र को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि एक मानव का जो शरीर होता है वो कैसे बनता है। तो सुनिए, आपने सुना होगा
कि मानव या कोई भी जंतु या कोई भी जीव होता है उन सभी का शरीर बनता है कोशिका से। किससे बनता है भाई? कोशिका से बनता है। कोशिका से। कोशिका को आप कहते हैं इंग्लिश में सेल। क्या बोलते हैं? सेल। जब हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे, साइटोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सारी ब्रांच वगैरह हम पढ़ेंगे आराम से जब आएगा वो टॉपिक, तब ना। तो सबसे पहली होती है कोशिका, ठीक है। एक शरीर का निर्माण कर रहा हूं मैं, एक जंतु का शरीर आखिर बनता कैसे है? तो देखिए भाई, सबसे पहले होती है कोशिका, है ना। अब ये जो कोशिका है, जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ऊतक, और ऊतक को बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं भाई? टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। देखो, मान लीजिए यह एक कोशिका है, ये रही एक कोशिका, केवल सिंगल सेल है ना, ठीक है। अब ये कोशिका, अब मान लीजिए 150 कोशिका हो गई, अब है ना, और उनमें से ऐसा हुआ कि एक 10 कोशिकाएं आपस में ज्वाइंट हो गई, 10 कोशिकाओं ने अपना एक ग्रुप बना लिया, ये बना लिया, तो इस ग्रुप को आप बोलेंगे ऊतक। क्या बोलेंगे? ऊतक, ठीक है। अब जब ये ऊतक भी, अच्छा, अब ये जो ऊतक होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर आगे चल के बना लेता है अंग। क्या बना लेता है? अंग। तो आप कह सकते हैं बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बना लेते हैं भाई? अंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अंग। और अंग को बोला जाता है ऑर्गन। क्या बोलते हैं? ऑर्गन, ठीक है। अब ये अंग बन गए, मान लीजिए ये कान बना दिया मैंने, ये कान है भाई, ठीक है। अरे यार, अच्छा सा बना दूं, है ना। चलो आंख बना लेते हैं, ठीक है। ये आंख बना लेते हैं, आंख भी तो एक ऑर्गन है। कोई भी अंग बना सकते हैं। अंग तो आपने सुना ही होगा, आंख, नाक, कान, जीभ, है ना। अब ये अंग बन गया। अब बहुत सारे अंग जब मिलेंगे तो बनेगा एक तंत्र। क्या बनेगा? तंत्र। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम के नाम से। और जब बहुत सारे तंत्र मिल जाते हैं तो बनता है शरीर, जिसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इसको नोट कीजिए, फिर इसको मैं समझाऊंगा। आप एक्स्ट्रा रूप से बना लेना इसको, चाहे कहीं भी। बना लिया, इसको आप एक बार बना लेना, ये बहुत काम की चीज है। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं भाई। चलिए एक बार हम इसको सीख लेते हैं, आखिर ये क्या सिस्टम है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको इस आरेख के माध्यम से बताया कि आखिर किसी भी जंतु का शरीर बनता कैसे है, हम शरीर कहते किसको हैं, मतलब होता क्या है। सुनिए भाई मेरी एक बात, सबसे पहले जब किसी जंतु का निर्माण होता है तो वो केवल एक कोशिका के रूप में होता है। किसके रूप में रहता है? एक कोशिका के रूप में। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, सुनिए। मान लीजिए एक नर है और एक मादा है। नर और मादा तो आप जानते ही हैं भाई, मेल एंड फीमेल, ठीक है। देखिए, एक नर और एक मादा, जब इन दोनों के बीच में मैथुन क्रिया होती है, देखो मैथुन क्रिया बोलते हैं जिससे संतान उत्पन्न होता है, ठीक है, संतान उत्पत्ति होती है। मतलब शादी के बाद जब मैथुन क्रिया होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो नर के जाते हैं शुक्राणु और मादा का आता है अंडाणु, ठीक है। सुनिए, ये है अंडाणु, मादा की बॉडी के अंदर होता है, ये सारी बात आपको बताएंगे। और ये होता है नर का शुक्राणु,
शुक्राणु। अब आप सोच रहे हैं सर ये अंडाणु और शुक्राणु क्या चीज़ है, तो मैं आपको बताऊं, सुनिए। इसे तो आप बोलते हैं भाई अंडाणु या इसको ओवम बोलते हैं, और इसको बोला जाता है शुक्राणु, जिसे इंग्लिश में स्पर्म भी बोलते हैं। आप सारी बातें समझ जाएंगे। देखिए ये मादा की बॉडी के अंदर होता है जनन तंत्र में, और ये नर के जनन तंत्र में होता है। आपने 10th क्लास में जनन तंत्र के बारे में थोड़ा सा जाना था। आपने एक नाम सुना होगा अंडाशय का, सुना है ना। फीमेल बॉडी के अंदर एक अंडाशय होता है, संख्या में 2 होते हैं वो। तो अंडाशय से बनते हैं अंडाणु, और जो नर होते हैं उनके वृषणों का नाम आपने सुना होगा, वृषण। तो वृषणों में बनते हैं शुक्राणु। तो शुक्राणु तो है नर के युग्मक और अंडाणु है मादा के युग्मक। जब इन दोनों के बीच में जनन प्रक्रिया होती है, मैथुन प्रक्रिया होती है, तो शुक्राणु और अंडाणु का होता है मिलन। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है तो मादा शरीर के अंदर, क्योंकि ये शुक्राणु जो है वो मादा शरीर के अंदर जाता है चलकर, तो इन दोनों के मिलने से एक कोशिका बनती है। सबसे पहले क्या बनती है? एक कोशिका, और इस कोशिका का नाम है, आपने सुना होगा, युग्मनज। क्या नाम है भाई? युग्मनज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में? जाइगोट। किसको? युग्मनज को। क्या चीज़ है ये युग्मनज? जब नर के और मादा के युग्मक आपस में मिलते हैं तो एक कोशिका बनती है, और उस कोशिका का नाम है युग्मनज। ठीक है, तो एक ही कोशिका है ना, केवल सिंगल कोशिका है ना। अब ये युग्मनज क्या करता है? ये युग्मनज अपने अंदर विभाजन करता है, अपनी संख्याओं में वृद्धि करता है, और मान लीजिए ये लाख 50 लाख जो भी है कोशिकाएं बन गई, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बहुत सारी ये कोशिकाओं का समूह बन गया, है ना। अब बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, तो ये कोशिकाएं अब क्या करेंगी? अब जैसे मान लीजिए ये पहली कोशिका है, इसको हमने मान लिया युग्मनज को। अब ये कोशिका क्या करती है? अपने आप को विभाजित करती है, अपने आप को बांटती है, तो अपनी संख्या में वृद्धि करेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो युग्मनज होता है वो आगे चल के एक शरीर का निर्माण करता है। जैसे हम हैं तो हमारा निर्माण भी किससे हुआ है? इस युग्मनज से हुआ है। जबकि युग्मनज तो केवल एक ही कोशिका है, तो हमारे अंदर तो बहुत ट्रिलियन की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, करोड़ों अरबों से भी ऊपर होता है ट्रिलियन, है ना। तो ये कोशिका जो है जिसे आप युग्मनज कह रहे हैं, वो तो आगे चल के एक पूरी बॉडी बना लेगी। जैसे मैं हूं तो मेरी पूरा जो शरीर है वो किसका बना हुआ है? केवल कोशिकाओं का बना हुआ है। ठीक है, अब इसने बनाया कैसे? कि जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं एक ग्रुप में इकट्ठी हो जाती हैं, ग्रुप में, और उस ग्रुप को हम नाम दे देते हैं ऊतक। क्या नाम देते हैं? ऊतक। अब बहुत सारे ऊतक बन जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब जब बहुत सारे ऊतक ही आपस में मिल जाएं तो बनाते हैं वो एक अंग। तो भाई हमारे तो बहुत सारे अंग हैं। बहुत सारे अंग कैसे? अंग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल ऑर्गन और एक इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल का मीन्स होता है बाह्य अंग, मतलब बाहर से दिखने वाले, और इंटरनल ऑर्गन का मतलब होता है आंतरिक अंग, यानी कि अंदर से मतलब हमें बाहर से दिखाई नहीं देने वाले, है ना, उन्हें हम बोलते हैं आंतरिक अंग। तो बाह्य अंग कौन कौन से? देखो मैं आपको बता दूं, मतलब जो अंग आपको बाहर से दिखाई दे जाए वो बाह्य अंग है। ये नाक है, ये आँख है, ये होंठ हैं, ये गाल हैं, ये कान है, ये सारे क्या हैं भाई? बाह्य अंग हैं। ये हाथ है, ये अंगूठा, अंगुलियां हैं, है ना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये सभी एक्सटर्नल ऑर्गन है भाई। आप देखो,
अंग की बात चल रही है। अंग दो प्रकार के होते हैं, ऐसे अंग जो आपको बाहर से दिखाई दे जाएं और ऐसे अंग जो आपको अंदर दिखाई देते हैं, मतलब बाहर से दिखाई नहीं देते। तो बाहर से दिखाई देने वाले अंग तो आप पहचान ही पाते हैं, लेकिन एक बात बताओ, आमाशय है, छोटी आंत्र है, बड़ी आंत्र है, यकृत है, इनका नाम आपने सभी ने सुना है। क्या ये आपको बाहर से दिखाई देते? बोलो, अरे बोलो तो सही, दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते ना। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को आप क्या बोलेंगे? आंतरिक अंग बोलेंगे। एम आई राइट और नॉट? तो बाह्य अंग तो उनको बोला जाता है जो आपको बाहर से दिखाई दे जाते हैं, और आंतरिक अंग उनको बोलते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो बहुत सारे अंग है भाई, है ना। अब सुनिए, अब बहुत सारे जब अंग मिल जाते हैं, अंगों का ग्रुप, अब तो बनता है एक तंत्र। क्या बनता है? तंत्र। अब तंत्र कैसे? जैसे आपने पढ़ा होगा, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र। तो ये बहुत सारे तंत्र हो जाते हैं। अब तंत्र का मतलब क्या हुआ? तंत्र का सीधा सा इतना मतलब हुआ कि जब बहुत सारे अंग आपस में मिल जाएं, किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, किसी कार्य को कंप्लीट करने के लिए जब बहुत सारे अंग आपस में मिल जाएं, तो हम उसे बोल देते हैं तंत्र। क्या बोल देते हैं? तंत्र। तो तंत्र का सीधा सा मतलब मैं आपको बताऊं, यूं समझो कि बहुत सारे अंग मिलकर एक तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब बहुत सारे तंत्र आपस में मिल जाएंगे तो पूरी क्या बन जाएगी? शरीर बन जाएगी। यार एक बात बताओ, जैसे मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, तो मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर क्या है भाई? नहीं, कोरोना नहीं है भाई, आप डरो मत, है ना, ऐसे ही हो गया। मेरे अंदर क्या है? बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, और वो अंगों ने मिलकर क्या बना दिया है? मेरे अंदर तंत्र बना दिया है। तंत्र कैसे? मेरे अंदर सभी तंत्र हैं ना, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जो भी है सारे तंत्र हैं, और इन्हीं तंत्रों को यदि मैं मिला दूं तो मैं क्या कह दूंगा कि मेरा एक पूरा शरीर बन गया। ठीक है, तो ये बात होती है भाई। तो जो मोस्ट शब्द तंत्र है उसका मतलब है जब कि तंत्र एक ऐसी संरचना जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं भाई तंत्र। तो अब हम जैसा कि बात कर रहे हैं भाई पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? पाचन तंत्र के बारे में। अब देखिए, आप 10th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ के आए ना पढ़ के, और वहाँ आपने देखा होगा कि भाई जो पाचन तंत्र होता है उसमें बहुत सारे अंग, जैसे आमाशय है, मुख है ना, छोटी आंत्र है, बड़ी आंत्र है, ये भाग लेते हैं। तो यार एक बात बताओ, ये आमाशय, मुख, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, ये है क्या चीज़? अरे ये ऑर्गन्स हैं, ये अंग हैं। तो तंत्र तो है केवल एक पाचन तंत्र। भाई पाचन तंत्र ही तो पढ़ रहे हैं, तो तंत्र तो एक है, लेकिन इस तंत्र में बहुत सारे ऑर्गन मिल रहे हैं ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो एक तंत्र का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। अब आपको बात समझ में आई कि नहीं आई कि आखिर तंत्र क्या चीज़ है? तो आप बोलेंगे सर तंत्र जो है वो बहुत सारे अंगों का एक ग्रुप है बस, जो हमारी बॉडी के लिए कोई ना कोई विशिष्ट कार्य करता है। अब जैसे ये पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र हमारी बॉडी में क्या करेगा? जो भोजन हम खाएंगे उसको ये डाइजेस्ट करेगा, उसको ये पचाने का काम करेगा। तो इसका एक विशिष्ट कार्य हो गया ना। अब इस तंत्र में ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही ऑर्गन काम आए, ऑर्गन बोलते हैं भाई अंग को, तो बहुत सारे अंग मिलकर इसमें काम आते हैं। ठीक है, तो ये बात होती है तंत्र की। तो आगे बढ़े भाई, अब हैं लिखना प्रारंभ करें। चलिए कोई बात नहीं, तो आप नोट्स लिखना प्रारंभ कीजिए। मैं थोड़ा चौक ले लूँ भाई, है ना। चलिए भाई, तो प्रारंभ करें लिखना, है ना। अब मेरे साथ साथ आप लिखते चलना। बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक एक चीज़ को आपको मैं समझाऊंगा
कि आखिर हमारी बॉडी में क्या क्या होता है, क्या क्या लिए हम बैठे हैं भाई, जिसका हमें आज तक पता नहीं चला कि आखिर यार हमारी बॉडी के अंदर है क्या चीज़। तो वो सारी चीज़, सारी नॉलेज अब हम यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। तो चलिए बात शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप एक छोटी सी हेडिंग लगाइए, पाचन। पाचन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डाइजेशन। साथ साथ आप लिखते चलना भाई, है ना। मैं लिखाऊंगा भी बोर्ड पे, ऐसे डायरेक्ट बोलूंगा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है शब्दों को गलत लिख देते हैं ना। तो मैं थोड़ी सी और मेहनत आपके लिए कर लूँगा, यहाँ पर लिखा दूंगा, डोंट वरी। तो पाचन क्या है, लिखते चलिए। भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों, साथ साथ लिखते चलना, थोड़ा तेज लिखना है ना। भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों, जटिल पदार्थ को बोलते हैं भाई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इंग्लिश नाम लिख लेना, अभी आपके काम आएंगे ना। भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को पाचक एंजाइमों की सहायता, जटिल पदार्थों को पाचक एंजाइमों की सहायता से सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देना ही पाचन। और पाचन को अंडरलाइन कर लेना डिफरेंट पेन से। पाचन कहलाता है। नोट कीजिए इस लाइन को, फिर इसके बारे में समझेंगे भाई आखिर ये डाइजेशन है क्या चीज। अब दिख रहा है आपको ना, कोई बात नहीं, लिखिए फटाफट। पाचन जिसको डाइजेशन बोलते हैं, क्या डेफिनेशन है, भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों, है ना। और जटिल पदार्थों को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, है ना। कॉम्प्लेक्स देखो, जिस बच्चे को याद हो जाए अच्छी बात है, और जिसको नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज है भाई, यो समझो आप, है ना। थोड़ा इम्प्रेसिव बनाने के लिए हमें ये शब्द यूज करने पड़ जाते हैं। जैसे आप हैं, जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज डाइजेशन, पाचन क्या है, तो आप बोलेंगे यार नॉर्मल, ये पाचन तो बहुत नॉर्मल है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ऐसे सरल पदार्थों में बदल देंगे। तो मतलब जब आप बोलेंगे ना कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, तो ऐसा लगेगा कि यार वास्तव में आपके पास कितनी नॉलेज है ना, मतलब कितने अच्छे वर्ड्स का आप यूज कर रहे हैं, है ना। तो अगले पर इम्प्रेशन जमाने के लिए हम कई बार इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं ना। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं हम, चाहे हम पे आए नहीं लेकिन फिर भी कर देते हैं ना कई बार, है ना। उसका मतलब चाहे हमें पता नहीं हो, होता है ना कई बार, इम्प्रेशन जमाने के लिए इंग्लिश में बोलना प्रारंभ कर देते हैं ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं भाई, है ना। ये नोट कर लिया होगा सभी ने। तो मैं पहले आपको इसकी परिभाषा बता देता हूँ भाई, ठीक है, कि आखिर ये डाइजेशन है क्या चीज़ और हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है भाई। तो पाचन क्या चीज़ है वो समझो, कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, हमने भोजन ग्रहण किया तो हमारे भोजन में जो भी जटिल पदार्थ उपस्थित हैं, देखो जटिल पदार्थ का मतलब होता है जो थोड़े कठोर हों, ठीक है। और उन जटिल पदार्थों को यदि हम पाचक एंजाइमों की सहायता से, अब हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम। अब मैं आपको एक बात बता दूं,
एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, बहुत महत्वपूर्ण संरचनाएं। ठीक है, तो हालांकि पूरा चैप्टर है इसके बारे में, 11वीं क्लास में ही एंजाइम्स के बारे में हम वहाँ पे पढ़ेंगे, कितने कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा, एंजाइमों को हिंदी में, देखो मैं आपको बात बता दूं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो एंजाइम दिख रहा है आपको, एंजाइम खुद एक इंग्लिश शब्द है, खुद एक इंग्लिश शब्द है, और इसको हिंदी में बोला जाता है विकर। क्या बोलते हैं हिंदी में एंजाइम को? विकर बोला जाता है, विकर। बहुत कम सुनने को मिलेगा आपको ये शब्द कि विकर बोलते हैं एंजाइम को। तो कहीं भी आप लिख सकते हैं, ऊपर लिख लेना चाहें कि एंजाइम को विकर कहते हैं हिंदी में। ऊपर कहाँ लिखने की बोल रहा हूँ पता है? आपकी जो कॉपी होती है ना, कॉपी के जो ऊपर वाला बॉक्स होता है जहाँ हम कभी लिखते नहीं हैं, केवल चैप्टर वगैरह का नाम डालते हैं, वहाँ आप लिख लो चाहे तो कि एंजाइम को विकर कहते हैं, हिंदी नाम है इसका। एंजाइम खुद एक इंग्लिश नाम है और इसको हिंदी में बोलते हैं विकर। चलिए, तो क्या डेफिनेशन है भाई पाचन की? आखिर डाइजेशन है क्या चीज़? तो डाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? सुनिए अब मेरी बात। मेन बात होती है ऊर्जा की। हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा कम हो गई, ठीक है, हमारी कोशिकाओं को चाहिए ऊर्जा, धड़ाधड़ ऊर्जा चाहिए, धड़ाधड़ ऊर्जा चाहिए। हाँ, कोशिकाएं जाती हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, ओ वी वांट एनर्जी, वी वांट एनर्जी, हमें ऊर्जा दो, हमें ऊर्जा दो, है ना, हम नहीं बचेंगे, है ना, ऐसे समझ पा रहे हैं? तो मस्तिष्क कहता है यार रुक जाइए, मैं करता हूँ आपकी व्यवस्था। तो हमारे मन में फिर विचार आते हैं, हमारे मन में फिर विचार आते हैं, और क्या क्या विचार आते हैं भाई? बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। यार क्या खाऊं मैं, क्या खाऊं यार, मिठाई खा लूं क्या? नहीं यार, चाउमीन खा लेता हूं यार, मैं बर्गर खा लेता हूं, है ना। कुछ सोचते हैं यार मैं तो 2 रोटी ही खा लेता हूं, और एट लास्ट आपको अधिकतर रोटी ही खानी पड़ती है भाई, है ना। ठीक है, चलिए, तो मेरा कहने का मतलब है जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है तो हमें खुद एहसास होता है कि अब हमें कुछ खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हम चीज़ खाने के रूप में लेते हैं उसमें मुख्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और वो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है ना, ये स्टार्टिंग में होते हैं कठोर। कैसे होते हैं? कठोर। तो वो कठोर पदार्थ यदि हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट पहुंच गए तो वो हमें ऊर्जा नहीं देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम कुछ एंजाइमों की सहायता से उन कठोर पदार्थों को जो हमारे भोजन में उपस्थित हैं उनको धीरे 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 धीरे, गाना सुना है धीरे धीरे, सुना है वो, है ना, धीमे धीमे, ऐसे सुना है क्या? धीमे धीमे वाला, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो जो हमारा भोजन है ना, जो हमारा भोजन है वो मुख के द्वारा धीरे 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 स्लोली स्लोली जाता है, और पाचक जो एंजाइम है वो अपना उस पर काम करते जाते हैं, और धीरे धीरे जब हमारा भोजन हमारी छोटी आंत में पहुंच जाता है तो वो टूट टूट कर कैसे पदार्थों में बदल जाता है? सरल पदार्थों में बदल जाता है। बस हम उसी को क्या बोल देते हैं भाई? डाइजेशन। क्यों? क्योंकि जो सरल पदार्थ है ना वो हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट ऊर्जा प्रदान करते हैं भाई, है ना। अभी आपको बताऊंगा अभी मैं। तो क्या सिंपल सी डेफिनेशन हुई कि भोजन में उपस्थित जो जटिल पदार्थ हैं, अब जटिल पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, तो इन जटिल पदार्थों को पाचक एंजाइमों की सहायता से, किसकी सहायता से? पाचक एंजाइमों की। क्योंकि पाचक एंजाइम क्यों लिखा है? क्योंकि एंजाइम तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत प्रकार के होते हैं, तो हम केवल उन्हीं एंजाइम की बात करेंगे जो पाचन में सहायता करेंगे। ठीक है, तो पाचक एंजाइमों की सहायता से यदि हम इन्हें सरल पदार्थों में बदल देंगे तो वही प्रक्रिया कहलाती है पाचन। तो एक बार मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इसको भी आपको नोट करना है। देखिए, नोट करते चलिए। ये है कार्बोहाइड्रेट, नीचे है वसा,
और नेक्स्ट है प्रोटीन। ठीक है, ये 3 पदार्थ हैं, इनको पाचक एंजाइम, देखो ये हमारे भोजन में पाए जाने वाले 3 कठोर पदार्थ हैं भाई। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। जब इन तीनों कठोर पदार्थों को हम पाचक एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सरल रूप है वो तो है ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज। और वसा का होता है वसीय अम्ल, और प्रोटीन का होता है अमीनो अम्ल। कौन होता है? अमीनो अम्ल। बेसिस में एक ग्लिसरॉल और आ जाता है, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, है ना। इसको भी और नोट कीजिए एक बार, फिर ये पूरा प्रोसेस ही आपका कंप्लीट हो जाएगा पाचन वाला। तो भाई कर लिया नोट, है ना। समझें इसके बारे में भाई। देखो हमारा जो भोजन होता है ना, भोजन, उस भोजन में मुख्य रूप से ये 3 कठोर पदार्थ हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक वसा और एक प्रोटीन। ठीक है, ये तीनों ही कठोर पदार्थ हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। अब होता क्या है भाई, हमने तो भोजन लिया है किसकी वजह से? कि हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा मिले। भाई केवल ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमने भोजन लिया था, भोजन किया था। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, मान लीजिए आपने रोटी खाई तो उस रोटी में भी ये उपस्थित होते हैं, है ना। सभी में होते हैं उपस्थित, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ होता है। तो ये तो है कठोर पदार्थ, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो ये कठोर पदार्थ तो हमारे कोई काम के नहीं है, क्योंकि हमें तो इनके सरल पदार्थ चाहिए ताकि हमें ऊर्जा मिल जाए। ठीक है, तो होता क्या है, पाचन तंत्र इन तीनों कठोर पदार्थों को पाचक एंजाइमों की सहायता से इनके सरल रूप में इन्हें तोड़ देता है। तो हमें याद रखना है कि कठोर पदार्थ कौन से हैं और इनके सरल रूप कौन से हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो सरल रूप है वो तो है ग्लूकोज। कौन है? ग्लूकोज। और आपने सुना भी होगा कि ग्लूकोज ही हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज किसका सरल रूप है भाई? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट हम बात करें वसा की। वसा का नाम आपने सुना होगा, फैट का। तो जो वसा है उसका सरल रूप है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। ऐसे ही जो प्रोटीन है, प्रोटीन, इसका सबसे सरल रूप है अमीनो अम्ल। तो ये तो 3 कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हुए, और ये हुए सिंपल सब्सटेंस यानी कि सरल पदार्थ। तो कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में एट लास्ट, अंतिम। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर एट लास्ट किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज इसका सरल रूप है। ऐसे ही वसा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, और जो हमारी प्रोटीन है वो एट लास्ट अमीनो अम्ल में बदल जाती है। और इसी संपूर्ण प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं भाई? पाचन के नाम से जानते हैं। अब बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पाचन की क्या चीज़ है पाचन, है ना। क्यों जरूरी है इनको तोड़ना? क्योंकि हमें ऊर्जा लेनी है, और हमें ऊर्जा इनसे डायरेक्ट नहीं मिल सकती, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से, क्योंकि ये कठोर पदार्थ हैं। तो पहले हमें इन्हें तोड़ना पड़ता है, और तोड़ने के बाद जब इनके सरल पदार्थ आ जाते हैं तो इनसे फिर हम ऊर्जा बनाते हैं। तो ये सिस्टम होता है भाई हमारी बॉडी का पाचन तंत्र से संबंधित। तो इसलिए ज़रूरी है पाचन। तो ये पाचन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई कि भोजन में उपस्थित जटिल पदार्थों को पाचक एंजाइमों की सहायता से
सरल पदार्थों में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और ये उसका मैंने आरेख भी आपको बना दिया, तो ये भी आपको बना के चलना है। इस आरेख से ही आप समझ जाएंगे। देखो मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे ये है कठोर पदार्थ और ये है सरल पदार्थ। तो सिंपल डेफिनेशन, कठोर पदार्थों को पाचक एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है भाई डाइजेशन की, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी कि ये पाचन होता क्या है। पाचन कुछ नहीं है, डाइजेशन इज नथिंग, पाचन कुछ नहीं है, केवल ये ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप कठोर पदार्थों को पाचक एंजाइमों की सहायता से कैसे पदार्थों में बदल देंगे भाई, सरल पदार्थों में बदल देंगे। तो आप उसी प्रक्रिया को डाइजेशन के नाम से जानेंगे। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी भाई। पाचन की डेफिनेशन तो हो गई भाई क्लियर। अब आगे बढ़ें, अब आगे देखते हैं। सुनिए, आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखना, आप ऐसे लिखिए, एक लाइन छोड़कर पॉइंट लगा के लिखिए, मानव पाचन तंत्र का निर्माण, मानव पाचन तंत्र का निर्माण दो संरचनाएं मिलकर करती हैं। अब वो कौन कौन सी संरचना है, तो आप कै कबूतर हेडिंग लगा के, कै कबूतर सुना है, कै कबूतर, हाँ बिल्कुल, छोटे बड़ा जिसको बोलते हैं भाई। हमारी तरफ तो छोटे बड़ा बोलते थे इसको ना, आपकी तरफ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे बताना भाई क्या बोलते हैं। हम तो बोलते हैं छोटे बड़ा, जैसे छोटो आ, बड़ो आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऐसे बोलते थे पहले ना। अब आपका पता नहीं भाई, ठीक है। आप तो शायद ऐसे बोलते थे, ऐसे अनार खाएंगे, नहीं ऐसे अनार होता है मीठा, आ से आम खाएंगे, ऐसे कुछ बोलता ना, क्या ई से इमली लगती खट्टी, और ऐसे ऐसे कुछ था भाई, है ना। चलिए, तो कै कबूतर आपको लिखना है। मुझे तो हंसी आती है कई बार, कै कबूतर, कोई बात नहीं। तो एक तो होती है आहार नाल, और खे खरगोश लिखना है आपको, खे खरगोश, इसमें हम बोलते हैं पाचक ग्रंथि। क्या लिखना है आपको, पाचक ग्रंथि। सुनिए, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि हमारा जो टोटल पाचन तंत्र होता है, एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, इसको इंग्लिश में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसकी इंग्लिश, देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। इसकी इंग्लिश नाम है भाई मानव पाचन तंत्र की। तो सुनिए, मानव पाचन तंत्र जो होता है उसका टोटल निर्माण दो संरचनाएं करती हैं। एक तो करती है आहार नाल और एक करती है पाचक ग्रंथि। आपने 10th क्लास में भी इनको सभी को पढ़ा है, आपने 10th क्लास में सबको पढ़ा है ना, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, और पाचक ग्रंथि जिसमें आपने लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि पढ़ी थी, ठीक है। तो पूरा जो पाचन तंत्र होता है उसके निर्माण में दो संरचनाएं भाग लेती हैं मुख्य रूप से, एक तो आहार नाल और एक पाचक ग्रंथि। आगे बात समझ में, तो पहले ये लिख लिया। अब सुनो अब आप हेडिंग लगाएंगे ब्लू या ब्लैक पेन से, जो भी है, 2-3 लाइन छोड़कर आप हेडिंग लगाएंगे, और वो हेडिंग क्या लगा लेंगे आप, आहार नाल, ऐसे लगाएंगे, कै कबूतर डाल के आहार नाल हेडिंग लगा लेंगे आप, और आहार नाल लगा लीजिए भाई।
लिख लिया। अब इस आहार नाल के आगे लिख लीजिए इसकी इंग्लिश क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, ALIMENTARY, एलिमेंट्री कैनाल। इनके इंग्लिश नाम भी जरूरी है भाई। देखो जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें तो ये याद होनी चाहिए, मतलब याद करके रखा करो। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि हमें इनके इंग्लिश नाम भी याद हो जाएं, और नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन भाई कुछ बच्चे करके ही रखना। तो हम आहार नाल पढ़ रहे हैं, तो लिख लीजिए इसका नाम एलिमेंट्री कैनाल। लिख लिया एलिमेंट्री कैनाल। आगे चलें, अब इसके बारे में नोट्स बनाना हम प्रारंभ करते हैं। तो नीचे आप एरो लगा के लिखिए, एरो। यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा मार्ग तक फैली हुई होती है। आहार नाल का पहला पॉइंट एरो लगा के, यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा मार्ग तक फैली हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर, ब्रैकेट में लिख देता हूं 30 फीट। एक भी शब्द नहीं छोड़ूंगा मैं, एक भी शब्द। जो शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो सारी चीज़ हम यहाँ क्लियर करते हुए चलेंगे भाई, ठीक है। तो आहार नाल की जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर और टोटल 30 फीट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ब्रैकेट में लिखना GIT, ट्रैक्ट कहते हैं। नोट कीजिए इन 3 पॉइंटों को एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। कर लिए नोट, है ना। तो समझो भाई क्या चीज़ है एलिमेंट्री कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आहार नाल, क्योंकि जो हमारा जो पाचन तंत्र है ना, पाचन तंत्र, उस पाचन तंत्र का मुख्य रूप से निर्माण कौन करती है, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल करती है, ठीक है। अब इसके बारे में आप 10th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, अब हम दोबारा से यहाँ इसके बारे में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए भाई, मुख से लेकर गुदा मार्ग तक, मुख से लेकर गुदा मार्ग तक पूरी बॉडी के अंदर ऐसे देखो, ऐसे इस प्रकार, और फिर ये बैक साइड तक पहुंच जाती है ना, ऐसे देखो यहाँ से प्रारंभ है और हमारी बॉडी के अंदर अंदर ऐसे जाती हुई, यहाँ से जाती हुई, ये बैक साइड में जो गुदा मार्ग होता है वहाँ तक हमारी बॉडी के अंदर एक ट्यूब जैसी संरचना है, एक खोखली संरचना है, एक नली जैसी संरचना है। तो हम उसी संरचना को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। क्या है भाई आहार नाल? आहार नाल देखो, नाल माने एक नली जैसी संरचना, और आहार मतलब जो भोजन कराने वाली हो, भोजन आहार, तो एक ऐसी नली जिसमें भोजन किया जाता है, मतलब
भोजन ग्रहण किया जाता है, उसका पाचन किया जाता है और उसका अवशोषण किया जाता है। हम उस नाल को कहते हैं आहार नाल। ठीक है भाई, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये एलिमेंट्री कैनाल हमारे मुख से प्रारंभ होकर गुदा मार्ग तक फैली हुई होती है। ये बात आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप कर लेना नीट, लिख लीजिए, इस पर नीट लिख लीजिए भाई, नीट के लिए इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। और ये दूसरा पॉइंट है ना, ये भी नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही पॉइंट नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तो नॉर्मल है, इसे तो आप सभी जानते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन नीट में पूछे जा चुके हैं। कैसे पूछे जा चुके हैं सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। देखो ये तो मीटर में मान है इसका, लेकिन यदि वो आपसे फिट में पूछ ले कि कितने फिट लंबाई है, तो 30 फिट के करीब इसकी लंबाई होती है भाई, है ना। टोटल एलिमेंट्री कैनाल की लगभग 30 फिट के करीब लंबाई होती है। अब ये 30 फिट कोई डेटा फिक्स नहीं है, लेकिन ये डेटा फिक्स है 8 से 10 मीटर। ठीक है, ये तो लिखा मिल जाता है, तो हमें केवल इतना लिखना है, 30 फिट लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए कि एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। अब क्वेश्चन आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आंसर। देखो यदि आपके ऑप्शन में लिखा हुआ मिल जाए 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 8 मीटर रहेगा केवल। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसमें 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे लिखा हुआ था। तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ने तो कहा था 8 से 10 मीटर, तो यहाँ से 8, 9, 10 तीनों ही डिजिट मिल रही है, तो कौन सा सही करें। तो आपको सही करना है केवल 8 मीटर। ठीक है, और यदि डायरेक्ट 8 आए, देखो ऐसा आ जाए 6 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर, तो होगा ही होगा 8 मीटर। लेकिन यदि 8, 9, 10 भी आ जाए तो भी आपको 8 मीटर राइट आंसर करना है। ठीक है, समझ पा रहे। तो याद तो ऐसे ही करना है आपको कि 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है, लेकिन ऑप्शन में आपको राइट मानना है केवल 8 मीटर को। क्वेश्चन आ जाए तो कोई, है ना। ये पूरी क्लियरिटी बता दी है मैंने, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो ऐसे ही लिखा देते हैं कि 8 से 10 मीटर होती है। अब क्वेश्चन में ऑप्शन आए 8 मीटर है या 9 मीटर है या 10 मीटर है, आप तो कंफ्यूज हो गए कि यार सर ने तो 8 से 10 मीटर लिखाया था, कौन सा सही मान है। तो ऐसी कंडीशन में आपको 8 पर ही टिक करके आना है भाई, ये राइट माना गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तब बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका दूसरा नाम है ये। और इसकी शॉर्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की शॉर्ट फॉर्म बनती है GIT। देखो जी का मतलब है गैस्ट्रो, I का मतलब है इंटेस्टाइनल और T का मतलब है ट्रैक्ट। गैस्ट्रो मतलब हम आमाशय से, जो आमाशय उसका लैटिन भाषा में शब्द होता है ना, लैटिन भाषा में हम आमाशय को गैस्ट्रम, गैस्ट्रो या उस कुछ बोल के ऐसे बोल के चलते ना, जठर भी उसको बोलते हैं ना, जठर बाग। तो इंटेस्टाइनल बोलते हैं हम इंग्लिश में हमारी आंत्र को। तो आमाशय और आंत्र की ये एक कॉमन एक नली होती है, ट्रैक्ट, एक रास्ता होता है। तो हम इसी को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। आपसे ये फुल फॉर्म पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में दे दिया GIT का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका आंसर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये GIT का पूरा नाम है। ठीक है, और GIT कहते किसको है भाई, एलिमेंट्री कैनाल का ही दूसरा नाम GIT है। तो इज इट क्लियर, ये बिल्कुल सही है, समझ में आ गया आपको कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। आप क्या बोलेंगे
कि सर एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी नाल है जो मुख से प्रारंभ होकर कहाँ तक फैली होती है भाई, गुदा मार्ग तक। पहला पॉइंट। यदि मैं आपसे पूछूं इसकी लेंथ कितनी है तो आप क्या बोलेंगे, सर इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। और मैं आपसे पूछूं नहीं मुझे फिट में आप आंसर दीजिए तो आप बोलेंगे सर लगभग 30 फीट के करीब होती है। और मैं आपसे पूछूं कि इसको और क्या आप कह सकते हैं, आप बोलेंगे सर इसको तो हम जीआईटी कह सकते हैं, इसको तो हम जीआईटी बोलते हैं। तो मैं पूछूंगा यार व्हाट इज जीआईटी, जीआईटी का फुल फॉर्म तो बताइए। तो आप बोलेंगे सर जीआईटी का जो फुल फॉर्म है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, तो ये शायद आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े भाई, है ना, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं। और पाचन तंत्र का निर्माण दो संरचनाएं करती हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक मतलब आहार नाल, और एक हमारी पाचक ग्रंथियां। तो हम पढ़ रहे हैं आहार नाल। हमने क्या पढ़ा आहार नाल में कि आहार नाल एक ऐसी नाल होती है, एक ऐसी नली होती है जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा मार्ग तक फैली होती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है और इसे हम जीआईटी के नाम से भी जानते हैं। तो यही 3 पॉइंट आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। तो शायद आपको ये लर्न भी हो गए होंगे। बिल्कुल ऐसी नॉर्मल सी बातें, और यहीं से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके। ठीक है भाई, अब हम कुछ ऑर्गन्स के नाम लिख लेते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल की या एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए आप, इसका निर्माण निम्न अंग मिलकर करते हैं। तो बहुत सारे अंग हैं जो हमारी आहार नाल बनाते हैं। अब ये अंग आप सभी जानते हैं भाई। तो नंबर 1 आप लिखेंगे, केवल लिखते चलना, मुख ऑब्लिक मुख गुहिका। मैंने दोनों को एक साथ ले लिया है, आप लिखते चलिए। पहला अंग है मुख या मुख गुहिका, दूसरा है ग्रसनी। इनके इंग्लिश नाम हम वहीं लिखेंगे जब इनके बारे में बात करेंगे। तीसरा है ग्रसिका, ग्रसिका लिख लिया। नंबर 4 है आमाशय। नंबर 5 है छोटी आंत्र। नंबर 6 है बड़ी आंत्र। और नंबर 7 है गुदा। तो ये 7 ऑर्गन्स के नाम आप लिख लीजिए भाई। ये 7 अंग हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, आहार नाल का निर्माण करते हैं भाई। ये 7 अंग, ठीक है। ये 7 अंग हमारी टोटल आहार नाल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो मैंने कहा था ना आपसे कि भाई हम तंत्र पढ़ रहे हैं, और तंत्र का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे अंग आपस में मिलें। तो बताइए ये अंग ही तो हैं सब, ये सब क्या हैं, अंग है ना, सब अंग हैं, सब की सब अंग हैं। तो ये एक तंत्र बना रहे हैं, और उस तंत्र का क्या नाम दे रहे हैं, हम पाचन तंत्र दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल है। तो आहार नाल में कौन कौन से अंग होते हैं, ये 7 अंग मैंने आपको लिखाए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, अब हम धीरे धीरे एक एक ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हुए जाएंगे, बिल्कुल डिटेल से, एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे। जितने भी सारे के सारे जो पॉइंट हैं हमारे, उन सभी को हम सीखते हुए चलेंगे। ये अभी हमारी सीखने की उम्र है,
मतलब आपकी भाई, है ना। ठीक है, हाँ। और मेरा काम है आपको सिखाना, आपको ट्रेंड करना। तो मेरा काम आपको ट्रेंड करना है और आपका काम ट्रेनिंग लेना है ना। किसकी? डॉक्टरी की ट्रेनिंग लेना है। ये डॉक्टरी में ही तो काम आएंगे भाई। अरे जब आप डॉक्टर बन जाएंगे और आपको पता ही नहीं है कि ये आमाशय कहाँ है, समझ पा रहे हैं आप? तो एक एक चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। तो कल से हम इनके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमसे जुड़ रहे हैं। और भी अपने साथी जो हैं आप उनसे बोलिए कि ज्वाइन करें क्लास को, ठीक है। समझ पा रहे हैं? क्योंकि अब हमारा ये सिलेबस स्टार्ट हो गया है, तो हम चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक सिलेबस हम आपको ऑनलाइन क्लास में कवर करा दें जब तक आपके स्कूल ओपन नहीं होते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारी तो यही इच्छा होती है भाई। तो बाकी बातें करते हैं भाई कल। ओके, बाय।